आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल वोटर लिस्ट से 63 लाख से भी ज्यादा वोट हटे, फिर भी 30 लाख संदिग्ध मतदाता होने का दावा। केरल और असम में मुसलमानों का मसीहा कौन, बदरुद्दीन अजमल का असल इम्तिहान। कुर्सी छोड़ने से लेकर शपथ तक का प्रोग्राम सेट, बिहार में सत्ता परिवर्तन का रोड मैप तैयार। यूपी के 55 जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका और ईरान युद्ध विराम पर सहमत। ट्रंप की परमाणु धमकी पर वैश्विक विरोध, कनाडा फ्रांस बोले सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बनाए निशाना। ट्रंप का एक ऐलान और एक झटके में $100 के नीचे आया कच्चे तेल का भाव। चांदी में भारी गिरावट, सोने का भाव चढ़ा। और वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल ने धो डाला, हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा मुंबई इंडियंस की हार का ठिकरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ताजा आंकड़ों की माने तो राज्य की मतदाता सूची में अभी भी लगभग 30 लाख संदिग्ध नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि ये सत्तारूढ़ दल के मतदाता सूची के एसआईआर में बार बार अड़चने पैदा करने का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में नवंबर से ही एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआत में राज्य की लिस्ट में कुल 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान करीब 1.5 करोड़ मतदाता रडार पर आए थे। इस अभियान के बाद अब तक 63.07 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। हटाए गए नामों में 5 श्रेणियों के लोग शामिल थे। असम, केरल और पुदुचेरी विधानसभा के लिए प्रचार का शोर थम गया है। इन 3 राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान है। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है तो केरल में लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के यूडीएफ में सीधी लड़ाई है। इन दोनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसके चलते मुस्लिम आधार वाले दलों का भी सियासी इम्तिहान होना है। देश में भले ही मुस्लिम आबादी 14 से 15% के बीच हो, लेकिन केरल में 27% और असम में 35% के बीच है। इस तरह दोनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसे देखते हुए मुस्लिम दल भी अपना सियासी दम दिखाने के लिए ताकत झोंक रखे हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत और अहमियत को देखते हुए केरल चुनाव में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ की अग्नि परीक्षा है। केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का हिस्सा है और असम एआईयूडीएफ और कांग्रेस आमने सामने है। बिहार की सत्ता में बदलाव के संकेत अब आधिकारिक कार्यक्रमों में बदलने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे, जहां 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सदस्य की शपथ लेकर राज्य की सक्रिय राजनीति में एक नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार की इस दिल्ली यात्रा और 11 अप्रैल को उनकी पटना वापसी के साथ ही बिहार में मौजूदा सरकार के समापन और भाजपा के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार के उदय की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली प्रवास के दौरान वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी भेंट करेंगे, जिसके बाद बिहार की नई कैबिनेट का स्वरूप तय होगा। पटना वापसी के बाद नीतीश कुमार किसी भी समय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे से पहले वह एनडीए विधानमंडल दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाएंगे, जिसमें वे आधिकारिक तौर पर अपने निर्णय की जानकारी विधायकों को देंगे। लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में आगामी 48 घंटों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश का असर गुरुवार तक रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। बुधवार को पूरे प्रदेश में आंधी पानी के साथ बारिश और कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मंगलवार को कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी सूचना मिली थी। किसानों के लिए यह बारिश अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों ही पक्षों ने सीजफायर के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ हुई बातचीत के बाद अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही की अनुमति देने पर सहमत हो जाता है तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए रोकने पर सहमत हूँ। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध विराम पर दोनों पक्ष सहमत है। ट्रंप की ईरान पर विनाशकारी हमले की डेडलाइन भारतीय समय अनुसार सुबह बुधवार 5:30 बजे खत्म हो रही थी। इसके ठीक 10 मिनट पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि सीज़फायर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच आज रात एक सभ्यता खत्म करने की बात कही। इसे ईरान पर परमाणु हमले की धमकी के स्वरूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली पैदा कर दी है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। धार्मिक नेता भी खुलकर इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता जताते हुए साफ कहा कि कोई भी सैन्य उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता जो किसी समाज के पूरे नागरिक ढांचे को नष्ट करने को सही ठहराए। उन्होंने चेतावनी दी है कि आम नागरिकों को निशाना बनाना और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष में सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है न तो नागरिकों को निशाना बनाया जाए और न ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। कार्नी ने यह भी संकेत दिया कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत जारी है और कई बार सार्वजनिक बयान और वास्तविक बातचीत में अंतर होता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ये प्रयास युद्ध विराम और क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज 8 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर संभावित बमबारी 2 हफ्ते तक टालने और 2 तरफा संघर्ष विराम के प्रस्ताव के बाद ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी हलचल है। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार रात 8 बजे तक इस हमले की समय सीमा तय करते हुए धमकी दी थी। ट्रंप के इसी ऐलान के साथ आज ग्लोबल मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या यूएस क्रूड वेरिएंट की कीमत 17% तक गिरकर $95 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गई है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी लगभग 16% टूटकर $92 के लेवल पर पहुंच गई है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,850 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,45,790 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,31,230 रुपए के भाव से बेची जा रही है, जबकि कल मंगलवार को चांदी 2,33,800 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसके भाव में 2,570 रुपए की गिरावट है। रांची में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल शाम 1,38,200 रुपए था, जबकि आज इसकी कीमत 1,38,850 रुपए है, यानी आज इसके भाव में 650 रुपए की तेजी है। वहीं 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल 1,45,110 रुपए के भाव से खरीदा गया था। आज इसकी कीमत 1,45,790 रुपए है, यानी इसके भाव में 680 रुपए की तेजी है। गुवाहाटी में बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 27 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच में देरी के बाद टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार के लिए अपने गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया। पांड्या ने साफ कहा कि पावर प्ले में टीम अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पाई। उन्होंने माना कि राजस्थान के ओपनर्स ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन उनकी टीम के गेंदबाज अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। यह मैच बल्लेबाजी पर नहीं टालूंगा, गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। राजस्थान की जीत की नींव ओपनर्स ने रखी। यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए, जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 14 गेंदों में 39 रन ठोक दिए। दोनों ने पहले विकेट के लिए महज 5 ओवर में 80 रन जोड़कर मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। पांड्या ने युवा वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में इस तरह की निडर बल्लेबाजी देखना अद्भुत है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की।